प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने एयर इंडिया और बोइंग के बीच विमानों के सौदे को ऐतिहासिक करार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने पर संतोष जाहिर किया। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कंपनीज को आमंत्रित करते हुए कहा कि वो भारत में एविएशन सेक्टर के विस्तार के अवसर का लाभ उठा सकती हैं। दोनों नेताओं ने हाल ही में वॉशिंगटन डीसी में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर पहल की बैठक का स्वागत किया और अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की इच्छा जताई। एयर इंडिया ने अमेरिका की बोइंग और यूरोप की एयरबस के साथ सबसे बड़ा विमान सौदा किया है। टाटा ग्रुप कुल मिलाकर 470 विमान खरीदने जा रही है। इनमें से बोइंग से 220 विमान और एयरबस से 250 विमान शामिल हैं। एयर इंडिया के अनुसार नए विमान 2023 के आखिरी महीनों तक सेवा में आ जाएंगे। एयर इंडिया के मुताबिक इन नए विमानों से एयरलाइंस के बेड़े का आधुनिकीकरण होगा और इसके वैश्विक नेटवर्क का व्यापक रूप से विस्तार होगा। एयर इंडिया ने रोल्स रॉयस को भी 68 ट्रेंट XWB-97 इंजन के लिए ऑर्डर दिया है। एयरबस A350 विमानों में रोल्स रॉयस के XWB इंजन लगे होते हैं। रोल्स रॉयस ने इस सौदे की पुष्टि की है। मिस्र और अर्जेंटीना भारत से तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। इस सिलसिले में बातचीत चल रही है। दोनों देशों ने भारत में विकसित और निर्मित LCA तेजस की खरीद में दिलचस्पी दिखाई। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 के दौरान दोनों देशों के साथ तेजस के सौदे पर बातचीत हुई। मिस्र भारत से 20 तेजस विमान खरीद सकता है, जबकि अर्जेंटीना 15 लड़ाकू विमान ले सकता है। बेंगलुरु में चल रहे एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2023 का तीसरा दिन है। यह लंका एयरफोर्स स्टेशन पे हो रहे इस एयर शो में आज 12 बजे से 1:30 बजे दिन तक फ्लाइंग डिस्प्ले होगा। 17 फरवरी तक चलने वाले इस एयर शो में आज दिन भर बिजनेस का दिन है, जबकि अगले 2 दिन इस शो को आम जनता के लिए खोला जाएगा। अब एक बड़ी खबर बीबीसी के दफ्तर से जारी आयकर विभाग के सर्वे से ये खबर जुड़ी हुई है। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों में कल शुरू हुआ आयकर विभाग का सर्वे आज भी जारी रहेगा। बताया जा रहा है टैक्स में गड़बड़ी को लेकर बीबीसी दफ्तर पर यह अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये सर्वे 3 दिन तक चलने वाला है। एनआईए ने तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में बड़ी कार्रवाई शुरू की है। जांच एजेंसी कोयम्बटूर कार सिलेंडर ब्लास्ट केस के मामले में केरल और तमिलनाडु में 60 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं, जबकि कर्नाटक में 45 जगहों पे रेड डाली जा रही है। छापों के दौरान आईएसआईएस के संदिग्ध समर्थकों की तलाश और उनकी धरपकड़ की खबर है। राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर दिए बयान को लेकर राहुल गांधी को जवाब देना है। आज जवाब देने की आखिरी तारीख है। लोकसभा सचिवालय ने प्रधानमंत्री पर उनके बयानों को लेकर विशेष अधिकार हनन के नोटिस पर उन्हें चिट्ठी लिखी थी और जवाब मांगा था। बता दें, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे विशेष अधिकार हनन का नोटिस दे चुके हैं। 7 फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल ने कई आरोप लगाए थे। खबर जम्मू कश्मीर की, जिसे लेकर एक बार फिर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पे हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी की मंशा पे सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव के बाद भी ये लोग जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं देंगे। फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक बीजेपी जम्मू कश्मीर को हिंदू राज्य बनाना चाहती है, लेकिन उनका इरादा कामयाब नहीं हो पाएगा। अब खबर चुनावी राज्य मेघालय की, जहां बीजेपी धुआंधार चुनाव प्रचार अभियान चला रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जोर शोर से जुटे हैं। जेपी नड्डा ने कल पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने शिलांग में कई चुनावी सभाएं की। 60 विधानसभा सीटों वाले मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होना है। दुनिया की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन आज से दिल्ली में टीकाकरण केंद्रों पर मिलने लगेगी। इंकोवैक नाम की इस वैक्सीन की कीमत प्राइवेट सेक्टर के लिए 800 रुपए है, जबकि सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर ये 325 रुपए में मिल सकती है। इस वैक्सीन की बूंदों को नाक में डाला जाएगा। इस तरह की वैक्सीन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए काफी असरदार मानी जा रही है।
पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी का काम शुरू हो गया है। फिलहाल दिन में 2 बार ड्रोन के जरिए यहां दवाएं पहुंचाने का काम किया जाएगा। कोलकाता पहला मेट्रो शहर है जहां ड्रोन से दवा की डिलीवरी शुरू की गई। इससे पहले तेलंगाना के निजामाबाद में ड्रोन से दवा पहुंचाने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। दिल्ली, गुरुग्राम, वडोदरा, मुंबई एक्सप्रेसवे पर अब टोल टैक्स वसूली शुरू हो गई है। एक दिन पहले ही NHAI ने टोल टैक्स की दरें जारी की। इसके तहत दिल्ली से जयपुर तक का टोल 510 रुपए देना होगा। अभी NH48 से दिल्ली से जयपुर सफर के दौरान 305 रुपए टोल देना होगा। अब नए एक्सप्रेसवे से दिल्ली जयपुर का सफर 3.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। आज से CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू हो गई। आपको बता दें 10वीं में लगभग 22 लाख बच्चे और 12वीं के करीब 17 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इस बार 10वीं में कुल 76 विषय में और 12वीं में 115 विषयों में परीक्षा होगी। 10वीं के लिए 7,240 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 12वीं की परीक्षा के लिए 6,756 सेंटर बनाए गए हैं। 10वीं की परीक्षा 21 मार्च को जबकि 12वीं की परीक्षा 5 अप्रैल को खत्म होगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का समापन हो गया। देश के कोने कोने से बड़ी तादाद में स्कीयर्स, खिलाड़ी और खेल प्रेमी यहां विंटर गेम्स में शरीक होने पहुंचे और यहां की बर्फीली वादियों में बर्फीले खेलों का मजा लेते दिखाई दिए। गुड न्यूज हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश के 3 शहर इंटरनेट की 5G स्पीड से लैस हो चुके हैं। शिमला में CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जियो के 5G नेटवर्क को लॉन्च किया। फिलहाल राज्य के 3 जिलों शिमला, बिलासपुर और हमीरपुर में जियो के 5G नेटवर्क का फायदा मिलेगा। पुलिस को चकमा देकर फरार होने वाले अपराधियों की अब खैर नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस एयरपोर्ट पर लगे CCTV कैमराज में फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने जा रही है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस्तेमाल की जा रही ये तकनीक अपराधियों को सलाखों के पीछे डालने के लिए मददगार साबित होने वाली है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से लैस कैमरों को एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर लगाया जाएगा। दिल्ली की राहों को ट्यूलिप के फूलों से गुलजार करने की पहल की गई। इसके लिए NDMC ने ट्यूलिप फेस्टिवल की शुरुआत की है। इन दिनों नागपुर की एक आर्ट गैलरी में खास तरह की पेंटिंग एग्जीबिशन चल रही है। इस एग्जीबिशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और दर्शन से जुड़ी पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया गया। मोदी एट 20 नाम की इस प्रदर्शनी का आयोजन सर्वदा आर्ट गैलरी की ओर से किया गया है, जहां देश के अलग अलग हिस्सों के कलाकारों ने मोदी पे बनाई गई अपनी पेंटिंग्स पेश की हैं। बिहार के गोपालगंज में पॉलिटेक्निक छात्रों ने भूकंप रोधी इमारत का मॉडल तैयार किया, जो बाढ़ और बारिश की मार भी आसानी से झेल सकता है। इसके साथ ही बिजली के लिए छत पर ही सोलर उपकरण लगाने की सुविधा मौजूद है। पॉलिटेक्निक छात्रों ने इलेक्ट्रिक साइकिल भी बनाई है, जो अपनी रफ्तार से ही बैटरी चार्ज करेगी। तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत का काम अभी भी जोर शोर से जारी है। हताय के आतंकिया जिले में 208 घंटे से मलबे में फंसे सीरिया में 65 साल के एक शख्स को बचाव दलों ने सुरक्षित निकालने में कामयाबी हासिल की। बचाव दलों ने एक लड़की को भी मलबे से बाहर निकाला, जो 8 दिन से वहां दबी थी और जिंदगी की जंग लड़ रही थी। तुर्की के हताय में 203 घंटे मलबे में फंसी रही एक महिला को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाबी हासिल हुई है। महिला को बचाने के बाद बचाव दलों और राहत कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गई। बहुत से लोग इस मौके पर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते और तालियां बजाते नजर आए। तुर्की के आदियामान में 77 साल के एक बुजुर्ग को मलबे से सुरक्षित निकाल लिया गया। बुजुर्ग 212 घंटे मलबे में दबे रहने के बाद भी जिंदा बच गए। बचाव दलों के लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें मलबे से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। हताय में भूकंप के 8 दिन बाद भी मलबे में जिंदा लोगों के मिलने का सिलसिला जारी रहा। इलाके में 2 लोगों को एक इमारत के मलबे के नीचे से बचाकर निकाला गया। कल लतांकिया में 9 लोगों की जान बचाई गई। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की तादाद बढ़कर 40,000 के पार पहुंच गई है, लेकिन भूकंप से ध्वस्त इमारतों के मलबे में अभी भी जिंदगी के निशान दिख रहे हैं। लिहाजा बचाव कर्मी युद्ध स्तर पर तलाशी अभियान चला रहे हैं।
तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि देश में पिछले हफ्ते आया भूकंप किसी एटम बम के धमाके जैसा था। इसके चलते दक्षिणी तुर्की में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। एर्दोगान ने माना कि देश में इमारतों के निर्माण के सिलसिले में सख्त नियम कानून लागू करने की जरूरत है ताकि ऐसी आपदा में लोगों की जान का नुकसान न हो।